आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन तो देख ही लिया था इससे पहले। और आज हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्मुलेशन किस प्रकार से होता है। यूरिन फॉर्मुलेशन के दौरान कितना प्लाज्मा ग्लोमेरुलस के थ्रू निकलता है, जिसमें हम जीएफआर कितना होता है, इसके अलावा इसका नेट फिल्ट्रेशन कितना होता है, ये सब आज के वीडियो में हम देखते हैं। तो ये चीज़ तो हमने देख ही लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन कितने होते हैं। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर अपन बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है, इसके जो बात करें हेनले की, जो लूप ऑफ हेनले होता है इसका वेरी छोटा होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। लूप और हेनले यानी कि इसका जो लूप होता है ये वाला पार्ट है, ये अगर हम इसको अगर थोड़ा सी समझे इस चीज़ को, जैसे कि ये हो गया हमारा एक तरह से पूरा ही किडनी है। किडनी का ये वाला पार्ट हो गया, एक ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और नीचे वाला पार्ट मेडुला हो गया। कॉर्टेक्स और मेडुला हो गया। कॉर्टेक्स के ऊपर वाले भाग में पाए जाने वाली चीज़ें क्या क्या आ जाएगी? बोमन संपुट, पीसीटी, ये हेनले लूप और डीसीटी। ये वापस वही प्रोसेस है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी में क्या अंतर है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मुख्यतः 85 या 80% देखने को मिलता है, यानी कि सबसे अधिक यही है, और बाकी 15 या 20% जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा का मतलब होता है यानी कि पास में, यानी कि पास का, यानी कि मेडुलरी, यानी कि इसका जो हैंडल लूप क्या होता है, ये इसका बोमन संपुट क्या होता है, पास में होता है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, जक्स्टा मेडुलरी लूप ऑफ हैंडले वेरी लॉन्ग, यानी इसका हैंडल लूप कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका हैंडल लूप कैसा होता है, छोटा होता है। और फिर ये पेरिटेबुलर जो कैपिलरी जो होती है, इसको पूरा कवर नहीं करती है, पूरा इससे नहीं कवर करती है, क्योंकि इसे यहीं से ही ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है। बड़ी पेरिटेबुलर जो कैपिलरी होती है, इसका काम क्या है कि हैंडल लूप और ये इसका पीसीटी और डीसीटी को क्या करवाना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। साथ ही जो अनावश्यक हानिकारक चीज़ें है उसको पीसीटी में डालना, और पीसीटी से जो आवश्यक चीज़ है उसे रीअब्जॉर्ब करना, इसका कार्य होता है। लेकिन मुख्य कार्य होता है कि इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो इसका जो वासा रेक्टा, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है, ये जब हैंडल लूप को कवर करती है तो इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि यहीं से इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है। और यहाँ कॉर्टेक्स, इसके वाले जक्स्टा मेडुलरी की बात करें तो जक्स्टा मेडुलरी में वासा रेक्टा अपन को वेल डेवलप देखने को मिलता है, क्योंकि जो पेरिटेबुलर यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसको पूरी तरह से कवर किए हुए रहती है, इसलिए वासा रेक्टा वेल डेवलप होती है और इसको पूर्णतः ऑक्सीजन देती है। और यहीं से फिर ये किस में बदल जाती है, रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा यूरिन फॉर्मुलेशन। यूरिन फॉर्मुलेशन देखें तो कई सारी स्टेप में देखने को मिलता है हमें, जैसे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ, दूसरी स्टेप है ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन है, तीसरी ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, ठीक है। हम ये चीज़ें थ्योरी में भी देखेंगे, फिलहाल हम डायग्रामेटिक देखते हैं। देखो यूरिन फॉर्मुलेशन की अगर अपन बात करें तो जो होता है, सबसे पहले ये हमने देख ही ली थी कि रीनल आर्टरी आती है, यानी कि जो वृक्कीय धमनी, रीनल आर्टरी जिसे एफरेंट आर्टियोल जिसे कहते हैं। एफरेंट आर्टियोल में ब्लड आता है और इसमें आरबीसी होती है, यानी कि एक तरह से रक्त ही होता है। इसमें बहुत सारी केशिकाएँ का एक गुच्छा होता है, केशिकाओं का एक गुच्छा नुमा संरचना बनाती है, जिसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और वापस यही रीनल आर्टरी आगे जाती है तो इसे अपन बोलते हैं इफरेंट आर्टरी या फिर इफरेंट आर्टरियोल। और फिर ये जो पेरिट्यूबुलर होती है, ये क्या करती है, देखो रीनल आर्टरी की अपन ने बात करी थी
देखो रीनल आर्टरी जो थी, रीनल आर्टरी का काम था एक तो यूरिया को रिमूव करना, दूसरा हमारा जो नेफ्रॉन था, यानी कि एक तरह से जो हमारी किडनी थी उसे को क्या करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ से तो जब इसके ब्लड में डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है, सॉरी ये रीनल आर्टरी होती है, तो इसके अंदर यूरिया की भी मात्रा होती है, यानी कि यूरिया तो इसे रिमूव करवाना है जाके अंदर। तो क्या होता है कि ये यहाँ से फिल्ट्रेशन तो होता है, क्योंकि यूरिया, H2O, ग्लूकोज, आयन्स, मिनरल्स वगैरह जो भी है यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन उसके बाद इसका दूसरा काम भी क्या होता है रीनल आर्टरी का, कि जो किडनी होती है उसे ऑक्सीजन भी देना होता है। तो यहीं से ये कई सारी कैपिलरी में डिवाइडेड हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, ये पूरे किडनी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। ठीक है, हम पहली स्टेप की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी के माध्यम से जो ब्लड जाता है, ब्लड की जो सप्लाई होती है, इसमें अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि रीनल आर्टरी कहाँ से आ रही है, यह लीवर से आ रही है। तो लीवर से अपन को यकृत देखने को, यानी कि लीवर से आती है, तो यहाँ हमें यूरिया की कुछ मात्रा इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जब इसका फिल्ट्रेशन होगा तो यूरिया होगा, H2 होगा, ग्लूकोज होगा, आयन्स होगा, आयन्स यानी कि NaCl वगैरह जो भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इनका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, स्टेप 2 की बात करें अपन तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्वेशन, यानी कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्वेशन होता है, यानी कि एक तरह से हम बात करें कि जो हमारा ये नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन के दो भाग देखने को मिलेंगे हमें आगे, एक तो ग्लोमेरुलर और दूसरा रीनल ट्यूबुलर। तो ये रीनल ट्यूबुलर जो पार्ट होता है, इसका रीअब्जॉर्वेशन क्या है, ये क्या करती है कि रीअब्जॉर्वेशन का मतलब यह है कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसके साथ जो ग्लूकोज हुआ, H2 हुआ, आयन्स हुए, सोडियम हुआ, ये सब की जब मात्रा अधिक आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये रीनल आर्टरी क्या करती है, इसे वापस खींचने का कार्य करती है, यानी कि रीअब्जॉर्वेशन करती है, यहाँ से वापस एब्जॉर्व कर लेती है जो काम की चीज़ होती है। ठीक है, ये हम थ्योरी में देखेंगे कि कौन कौन सा आयन्स वगैरह जो भी होते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तीसरी स्टेप की बात करें तो ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब ये है कि जो भी जैसे रंजक वाली चीज़ें होती है, हिफ्यूरिक अम्ल हुआ, ये सब चीज़ें जो यहाँ फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है, वो यहाँ पेरीट्यूबुलर इसे PCT को सीधा यहाँ से ट्रांसफ़र करने का, यहाँ से फेंकने का कार्य करती है, किसमें, PCT में। ये हमारे यूरिन फॉर्मेशन की चीज़ें हैं, हालांकि हम थोड़ा और आगे देखेंगे, लेकिन ये एक तरह से बेसिक फंडामेंटल है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जितने भी हानिकारक चीज़ें होती हैं या फिल्ट्रेट होता है, लेकिन इसके साथ जो भी अधिक मात्रा में होती है उसे रीनल ट्यूबुल जो होती है, ट्यूब इसे रीअब्जॉर्वेशन करती है। तीसरे में ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि जो काम की चीज़ें उसे आवश्यक, जो हानिकारक चीज़ें होती हैं ट्यूबुलर यहाँ सिक्रेट कर देती है। ठीक है, अब आगे हमें एक चीज़ देखें कि नेफ्रॉन के पार्ट क्या क्या हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था कि नेफ्रॉन के दो भाग देखने को मिलेंगे। नेफ्रॉन के दो भाग देखने को मिलेंगे हमें, कि एक नेफ्रॉन के दो भाग कौन कौन से, तो ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स से, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में हमें एक तो बोमन संपुट यानी कि कैप्सूल, PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और हैंडलूप, और DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, ये चार पार्ट होते हैं। ठीक है अब हम सबसे पहले अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस है क्या चीज़ है, तो ग्लोमेरुलस की बात करें सबसे पहले, जैसे कि ये एक प्यालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे अपन ने क्या बोला था, बोमन संपुट या फिर बोमन्स कैप्सूल जिसे अपन कहते हैं। और यहाँ पर ये रीनल आर्टरी होती है, ये रीनल आर्टरी होती है, जो जिसका यहाँ पर अधिक व्यास होता है और यहाँ पर कम व्यास की होती है, यानी कि यहाँ अधिक चौड़ी होती है। ठीक है,
ये सिस्टम होता है इसका। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड की बहुत सारी कैपिलरी यानी कि बहुत सारी ब्लड की केशिकाओं का एक जाल सा बन जाता है। यहाँ पर केशिकाओं का एक जाल सा बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, ग्लोमेरुलस जिसे अपन बोलते हैं, जिसे अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इस पूरे पार्ट को यानी कि बोमन कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलस, ये तो हो गया अपने ग्लोमेरुलस, ये तो ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है, ये बोमन्स कैप्सूल हो गया। इस पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं मेल पीजियन बॉडी या फिर मेल पीजिकाइन या फिर रीनल कार्पल्स जिसे अपन कहते हैं। ठीक, यानी कि इस पूरे सिस्टम को अपन बोलेंगे मेल पीजियन बॉडी कहेंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलस यानी कि ब्लड कैपिलरीज का एक ऐसा स्टोर या फिर ऐसी ब्लड कैपिलरी का ऐसा गुच्छा जिसमें से फिल्ट्रेट होके यूरिया H2O, ग्लूकोज, आयंस, NaCl जो भी सब फिल्ट्रेट होके आता है उसे अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और नीचे पैलिनोमा स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, तो इसे अपन बोलेंगे बोमन कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं मेल पीजियन बॉडी। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखें, यहाँ हम ग्लोमेरुलस को और अच्छे से देखें। यहाँ पर कि ग्लोमेरुलस है क्या चीज़। वैसे तो हमने देख लिया है कि ब्लड कैपिलरी यानी कि रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। ठीक है, ये रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। ये वाला पार्ट एफरेंट आर्ट्रियोल, ये वाला इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, एक मिनट, ये वाला पार्ट एफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, ये सारी ब्लड कैपिलरी केशिकाएँ होती है जिनका एक गुच्छा बन जाता है। और यहाँ पर ये वाला चीज़ जो आपने देखा था एक पैरेनुमा जो स्ट्रक्चर होता है इसे अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जिसे अपन ने नाम दिया था बोमन्स कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस जिसे अपन कहते हैं। इस पूरे पार्ट को अपन बोलेंगे मेल पीजियन बॉडी। इसे अपन मेल पीजियन बॉडी पूरे को कहते हैं। इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमें कुछ सेल देखने को मिलती है जो किसकी बनी होती है, स्क्वामस सेल होती है। यहाँ ये जो सेल होती है स्क्वामस सेल होती है जिसे अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में इनमें एक छोटे छोटे पोर होते हैं जिसे अपन बोलते हैं फोनेस्ट्रा, जिसे अपन क्या बोलेंगे फोनेस्ट्रा कहेंगे। इन्हीं फोनेस्ट्राओं के माध्यम से क्या होता है फिल्ट्रेट होके आता है फ्लूइड। इसी के साथ ही जो इसकी जो भित्ति होती है यहाँ पर एक और सेल देखने को मिलती है जिसे अपन बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलेंगे इसे, पोडोसाइट। देखो पोडोसाइट एक तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर संरचना होती है, इस प्रकार की ये पोडोसाइट होती है। तो पोडोसाइट इस प्रकार जुड़े होते हैं। इन्हीं पोडोसाइटों के बीच में से क्या आता है फ्लूइड बाहर आता है, इसे स्लिप्ड पोर कहते हैं। ठीक है, और साथ ही ये जो केशिकाएँ होती है इनके नीचे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये इस प्रकार की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो मैंने ब्लैक से दर्शाया हुआ है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। हर केशिका के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यानी कि जो फ्लूइड आएगा कहाँ से आएगा, पहले फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो एक तो फोनेस्ट्रेट एंडोथीलियम, यानी कि अगर फ्लूइड फिल्ट्रेट हो आएगा तो किस में आएगा, इन छिद्रों के माध्यम से आएगा। फिर बेसमेंट आएगी, यानी कि कहने का मतलब है यह है कि यह है अपने केशिकाओं गुच्छा, ये फोनेस्ट्रा, यहाँ से फ्लूइड आया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये पोडोसाइट, ये यहाँ पर फिल्ट्रेट होकर आया। ठीक है, ये है हमारे ग्लोमेरुलस की कहानी। अब हम आगे देखेंगे GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आगे हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और काफ़ी
कंफ्यूज होते हैं इसमें स्टूडेंट, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। GFR यानी कि अगर इसकी बात करें, फुल नेम की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो उसकी रेट कितनी है, यानी कि कितना फिल्ट्रेट होके आ रहा है, इस चीज़ को समझें GFR को। ठीक, GFR को समझे, वही अपनी एफ्रेंट आर्ट्रियोल, ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से कितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है, यानी कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे, GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। और ये कितनी होती है, 125 ml प्रति मिनट, यानी कि कितना यूरिन कह सकते हैं, एक तरह से अपन फ्लूइड कह सकते हैं या फिर यूरिन कह सकते हैं, कि प्रति मिनट कितना बन रहा है, 125 ml प्रति मिनट। और पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे, देख लो आप, 180 लीटर पर डे तैयार हो रहा है यूरिन, ये GFR रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है। देखो ये हम इनकी फिल्ट्रेशन रेट देख रहे हैं GFR में, कि ये GFR में जो 180 लीटर प्रति डे होता है और 125 ml प्रति मिनट होता है, तो इसका कैलकुलेशन करें अलग अलग भागों में, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, यानी कि जो चीज़ फिल्टर हो रही है, यानी कि फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, यानी कि जो फ्लूइड बह रहा है उसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है, वही क्या चीज़ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब एक चीज़ कहना मतलब जैसे कि ये चीज़ फिल्टर हुई यहाँ पे, तो इसके अंदर कौन सा प्रेशर लग रहा है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं। पहले फिल्ट्रेशन की बात करें GBHB को अगर हम देखें, GBHB के हम देखें तो ग्लोमेरुलेशन ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलेशन ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि अगर 3-4 बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएगा आराम से। यानी कि GBHB कौन सा प्रेशर है, ग्लोमेरुलेशन ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये प्रेशर कौन सा होता है, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक, यानी कि ब्लड के माध्यम से जो प्रेशर लग रहा है, यानी कि जो फिल्टर हो रहा है, ये 125 से 180 पर डे जो लीटर तैयार हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है, जिसे अपन क्या, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर अपन बात करें, हाँ देखो GBHB यानी कि ग्लोमेरुलेशन ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि ये कितना लगता है 60 mg, यानी कि जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है इसमें GBHB कितना लगता है, ये लगता है 60 mmHg। ठीक, दूसरे प्रेशर की अपन बात करें तो दूसरा प्रेशर है CHP, यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर होता है, यानी कि जो ये बोमन्स कैप्सूल होता है तो इसमें जो फ्लूइड होता है, तो यानी कि एक चीज़ अपन समझे, जैसे कि अपन कोई गुब्बारा होता है, इसमें ऑलरेडी पानी भरा हो और इसमें फिर हम और भरने की कोशिश करें, तो क्या जो पानी पहले का भरा हुआ है वो हमें आसानी से पानी डालने देगा कि नहीं डालने देगा, क्योंकि हमें वो इसका विरोध करेगा। तो यहाँ पर जो पहले से लिक्विड भरा होता है, वो जो लिक्विड आ रहा है कौन सा 60 mmG, यानी कि GBHB, उसका क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट एक बल लगता है, प्रेशर लगता है, जिसे अपन बोलते हैं CHP, यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये वाला। ठीक, तीसरा है बिकॉफ, यानी कि BCOP, यानी कि
ब्लड ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ये एक ऐसा प्रेशर है कि देखो जो फिल्ट्रेशन आता है, यानी कि जो ग्लोमेरुलर होता है, जो ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन होता है, उसमें हमें एक तो क्या क्या देखो फिल्ट्रेट होती है, ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, हिस्यूरिक होगा, यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन के जो बड़े बड़े मोलिकुल होते हैं वो यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं होते, यानी कि वो कण कितने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ कौन सी प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, तो वो यहाँ फिल्ट्रेट नहीं होती है। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अगर इस चीज़ को पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ते हैं हम थोड़ा, कि प्रोटीन हुई, आयंस हुए, ये सबको क्या वाटर से अधिक लगाव होता है। थोड़ा एक चीज़ को समझे तो देखो, ओस्मोलाइट्स की बात करें, थोड़ा सा उस चीज़ को छोड़ के थोड़ा हट के सी है अलग से, ओस्मोलाइट्स यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिन्हें वाटर आकर्षित करता है, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें पानी अपनी ओर अधिक अट्रैक्ट करता है। वाटर लव्स देम, दे आर लाइक वेव्स ऑफ वाटर। कौन कौन से जैसे प्रोटीन हुआ, ग्लूकोज हुआ, आयंस हुआ, ठीक है। अगर जल है ये और ये आयंस है तो ऑटोमेटिक जल कहाँ जाएगा, आयंस की तरफ जाएगा। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस प्रेशर में, तीसरे वाले प्रेशर में, कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन है तो यहाँ से वाटर जाएगा, तो वाटर जाएगा तो ये क्या करता है, ये वाटर को जाने से रोकता है। कौन, एल्ब्यूमिन। हालांकि जाएगा तो सही लेकिन इसे जाने से रोकता है, यानी कि ये प्रेशर है, वाटर है, जैसे कि ये केशिका, ये प्रोटीन है। अब वाटर यानी कि प्लाज्मा वगैरह जो भी है, एक तरह से सॉल्यूशन है, जल है, तो ये यहाँ जाती है तो इसे ये एल्ब्यूमिन इसे रोकने की कोशिश करती है। तो ये वाला प्रेशर क्या कहलाता है, बी, यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ये कितना होता है, 30 mmG होता है, ठीक। अब हम देखें NEP, NEP यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि प्रॉपर फिल्ट्रेशन कितना अपना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि हमने जब GFR देखा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा, तो नेट कितना आता है, यानी कि नेट आता है हमारे 10 mmG आता है। वो कैसे आता है, ये चीज़ हमने GFR में देखा तो कितना आया, 125 ml प्रति मिनट और 180 लीटर पर डे, ठीक है। फिर हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा, अल्ट्रा फिल्टर, ये हमें टोटल निकालना है, ये निकालना है हमारी, ये कैलकुलेटर सही आना चाहिए कि नेट फिल्ट्रेशन ऑस्मोटिक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। भाई हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में GBH भी देखा कितना है, 60 mg है। फिर CH भी देखा 20 mmHg है, और बीकोप यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर देखा कितना, 30 mm। यानी कि GBHB की बात करें तो GBHB तो लगता है इसमें ग्लोमेरुल, इसमें बोमर्स कैप्सूल में, लेकिन CHP लगता है इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो जो प्रेशर आ रहा है उसको नहीं आने देता है, यानी इसका विरोध करता है। और बीकोफ वाला है, यानी कि जो पानी आ रहा है किसमें से, ग्लोमेरुल से, उसे आने से रोकता है, ये प्रेशर है, ठीक है। तो GBHB अपने 60 था, CHP अपने 20 था, बीको अपने 30 था। 30 से 2 50 है, एक 60 में से 30 और 20 50, तो कितने बचे अपने 10 mmHg, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम एक्सेलेटरी सिस्टम से। थैंक यू।